बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 जुलाई वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे। GFM 88 नेटवर्क और जेनेक्स फार्मा के खसूसी ताउन से नशर होने वाले लाइव प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ में आपके होस्ट आगा जब्बार खान का सलाम कबूल हो। लिसनर्स, मौजूदा दौर में स्पेशली बलाइसिन शक्कर और गिरदोनवा में ख़राब पानी, अनहाइजेनिक खानों की वजह से लोग हेपाटाइटिस BC और डेल्टा वायरस में मुबतला हो रहे हैं। हेपाटाइटिस के लिए वैक्सीन क्यों ज़रूरी है और इसका इलाज और एहतियात कैसे मुमकिन है, आज हमारे लाइव प्रोग्राम का मौजू है हक़ाइक़, गलतफहमियाँ और इलाज। हेपाटाइटिस B के बाद डेल्टा वायरस में इजाफा। इस मौजू के साथ आज लाइव स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बलाइसिन शक्कर के लिवर एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इफ्तिखार अली शाह, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेप्टोलॉजिस्ट, गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज सक्खर एंड हिरा हॉस्पिटल सक्खर। शाह साहब, मैं आपको अपने लाइव स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आगा जब्बार खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा की तरह इस साल भी हमारे साथ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज पूरी दुनिया में जो है 28 जुलाई भरपूर तरीके से जो है मतलब इस दिन को मनाया भी जाता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी आगाही दी जा रही है इस टाइम, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है मतलब इस चीज़ को जो है अपना। सबसे पहले हमारा एक आपसे हमें तो पता है कि आपका ताल्लुक घोटकी से सब कुछ मतलब, लेकिन हम चाहेंगे कि इस दफ़ा जो है कुछ डिफरेंट जो है एज अ प्रोफेसर आपका और स्टूडेंट का जो है अपना जो है कोऑर्डिनेशन आपका कैसा रहा। आपके पास अभी ट्रामा सेंटर जो है JMC में मतलब बन रहा है, एक तो ये भी हमारे लिसनर सुनना चाहेंगे, और घोटकी के हवाले से आबाई जो शहर है आपका उसके लिए आपने क्या किया, और क्या पाकिस्तान में जो है इस वक्त नए आने वाले डॉक्टरों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज है। प्लीज़ आगा साहब, आपने काफ़ी सारे सवाल कर दिए हैं, तो मैं अपना शुरू करूंगा कि मैंने गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज में अपना सफ़र कैसे शुरू किया। तो मैं 2009 में यहाँ पर आया था। उससे पहले मैं चांडका मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था और उसके बाद 2009 से अब मैं गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2021 से प्रोफेसर के शोबे में हूँ और इंचार्ज हूँ मेडिकल यूनिट 3 का। तो गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज उन दिनों में तो बहुत छोटा कॉलेज था, नया नया था, शुरू हो रहा था और पहली बैच हमारी फ़ाइनल ईयर में पहुंची थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स निकल चुके हैं। हर साल 100 की बैच हमारे पास होती है जो डॉक्टर्स बन के ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे डॉक्टर साहिबान जो हैं वो यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, सऊदी अरब में, दुबई में, हर जगह में काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कामयाबी से अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं और ख़िदमत दे रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है कि बिल्कुल आपने सही बताया, मेरा ताल्लुक़ घोटकी के साथ है और मैं शुरू में मेरी बचपन की तालीम वहीं से गुज़री और उसके बाद फिर मैं लाड़काना में पढ़ा, उसके बाद फिर कराची और उसके बाद फिर मैंने रॉयल कॉलेज लंदन से भी डिग्रियां हासिल की, रॉयल कॉलेज ग्लासगो से भी डिग्रियां हासिल की और अब आपके सामने मैं सर्विसेज यहाँ पे दे रहा हूँ। अब यहाँ पर भी मुझे तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं सक्खर में आए हुए। जहाँ तक आपका सवाल है कि डॉक्टर्स का मुस्तकबिल क्या है, तो हर साल पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स जो है वो बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से इस वक्त भी पाकिस्तान में बेतहाशा कमी है। जनरल डॉक्टर्स की भी, गायनी डॉक्टर्स की भी, बच्चों के डॉक्टरों की भी, साइकेट्रिस्ट की, न्यूरोलॉजी की, हर फील्ड में पाकिस्तान में बेतहाशा कमी है डॉक्टर्स की। लेकिन ये देखा गया है पिछले 4-5 सालों के अंदर कि पाकिस्तान से काफ़ी सारी तादाद में डॉक्टर्स डिग्रियां करके बाहर जा रहे हैं, जिनमें खुसूसन सऊदी अरब, दुबई, ओमान वहाँ जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे जा रहे हैं। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। जो सबसे कॉमन वजह है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है, डॉक्टरों के वर्किंग आवर्स जो होते हैं, काम करने के जो तादाद होती है वो बेतहाशा है। आम डॉक्टर पाकिस्तान के अंदर 10 से 12 घंटे काम करता है, जबकि बाकी दुनिया में 6 घंटे उनकी ड्यूटी होती है और संडे उनका ऑफ होता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर वो संडे भी ड्यूटी कर रहे होते हैं। और अगर हम तनख्वाहों का देखें तो पाकिस्तान के अंदर उनकी तनख्वाह जो है 1/3 भी नहीं है जो बाकी दुनिया में उनको मिलती है। और यहाँ पर पेशेंट्स का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। अगर एक सर्जन है तो वो दिन में 10-10 सर्जरियाँ भी कर रहा है, बाकी दुनिया में वो हफ्ते में 10 सर्जरियाँ भी नहीं कर पाता। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो
डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी मायूसी का शिकार भी हैं, और नए नौजवान डॉक्टर्स जो आजकल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो यही कोशिश होती है उनकी कि पहली चॉइस उनकी यही होती है कि दुनिया के किसी अच्छे मुल्क में अच्छे हॉस्पिटल में जॉब मिल जाए तो हम लोग वहाँ जाके ख़ुद भी वहाँ सेटल्ड हो जाएं और अपनी फैमिली को भी सेटल करें। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया जो हमने 5 सालों के अंदर देखा है। ये अब सिचुएशन बहुत ख़राब शाह बनती जा रही है। साहब, डेफिनेटली अगर आप देख रहे हैं कि आपकी प्रीफिस में जो है बलाई सिंध में जो है इसलिए तकरीबन जो है 4 कॉलेजेस आते हैं, जिसमें लाड़काना है अपना JMC सक्कर है, खैरपुर है, जेम्स है, जो भी सारा। तो यहाँ से मैक्सिमम हर साल जो है एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि 500 डॉक्टर्स तो ज़रूर मतलब क्वालिफाइड होते होंगे सारा। नहीं आगा साहब, इससे भी ज़्यादा क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि 100 हमारे यहाँ गुलाम मोहम्मद मार मेडिकल कॉलेज से होते हैं, और कोई 200 250 या 300 के करीब चाणका मेडिकल कॉलेज से होते हैं, खैरपुर से होते हैं, गंबट से होते हैं, और नवाबशाह में मेडिकल कॉलेज है वहाँ से होते हैं। तो तादाद तो, और प्राइवेट कॉलेजेस अलग हैं, तो तादाद तो अच्छी है, लेकिन मसला ये है कि ये लोग जो जितने भी पास आउट कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटल्स नए बन रहे हैं, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और पहले ही हमें डॉक्टरों की कमी का फेस करना पड़ रहा है। तो जितने भी डॉक्टर्स बन रहे हैं उसमें से काफ़ी सारे डॉक्टर जो ऐसे हैं वो बाहर मुल्क चले जाते हैं। काफ़ी हमारी जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वो शादी के बाद कोई प्रैक्टिस करती हैं, कोई नहीं भी करती हैं, तो वो तादाद भी हमारी कम हो रही है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आते हैं अपने मौजू की तरफ। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, हर साल एक थीम के साथ इसको जो है आगाही मतलब दी जाती है, मतलब जितने भी लिस्टनर्स को जो है। तो मैं चाहूँगा कि इस साल की जो थीम है उस पर आप नज़रसानी आपकी जो है। आगा साहब, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो हर साल मनाया जाता है, हर साल किसी एक नारा होता है, कोई थीम होती है जिसके अंडर में ये बनाया जाता है। इस साल ये है कि इसको कह रहे हैं कि लेट्स ब्रेक इट। लेट्स ब्रेक इट का मतलब है कि वो सर्विसेज के अंदर जो गैप्स हैं उनको हमने तोड़ना है, यानी कि जो पेशेंट की सहूलियात हैं, जो अवेयरनेस की में हमारे पास जो कमियां हैं, उनको हमने ब्रेक करके उनको हमने कौमी सतह पे, गवर्नमेंट सतह पे और आम लोगों की सतह पे उसको बेहतर करना है, ताकि हम आवाम को वो सहूलियात दे पाएँ ताकि जिससे ये हेपेटाइटिस का ख़ात्मा हो सके। सही। तो इसमें जो है डॉक्टर साहब, इस दिन की जो अफादियत है, जिस तरह 1997 में आई थिंक मतलब इसको मतलब शुरू किया गया इस दिन को जो है। अच्छा, 97 और 2026 जो है उस इलाज में और इस इलाज में कितना फ़र्क है? आगा साहब, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि 1970s और 1990s में हेपेटाइटिस का कोई ख़ातिर ख़ा इलाज नहीं था। हेपेटाइटिस बी का इलाज नहीं था, बहुत कम एक गोली आती थी, वो भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। और हेपेटाइटिस सी का इंटरफेरॉन का इलाज होता था जो बहुत महंगा था, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, और उसमें कामयाबी का रेशो जो था वो बहुत कम था। आजकल तो नई दवाइयों का दौर है, नए टेस्ट आ गए हैं। हेपेटाइटिस सी का तो बहुत ही ज़बरदस्त इलाज आजकल मौजूद है, जो इतना महंगा भी नहीं है, सस्ता है, हर जगह पे अवेलेबल है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हैं, और वो एक गोली होती है, सिर्फ वो खानी होती है, और 3 महीने तक उसका कोर्स है, और उसके रिज़ल्ट्स जो हैं 95% से भी ज़्यादा है। तो ये तो आजकल बहुत ज़बरदस्त जो है वो दवाइयाँ आ गई हैं। हेपेटाइटिस बी में भी नई दवाइयाँ ऐसे आ गई हैं। हेपेटाइटिस डी हमारे मुल्क का मसला है। हेपेटाइटिस डी जो है खुसूसन हमारे एक एरिया है जिसे हम सिंध का एरिया, बलूचिस्तान और पंजाब, ये तीनों अगर जहाँ पर सूबे मिलते हैं तो इस रीजन को जो है ये हेपेटाइटिस डेल्टा का रीजन बोला जाता है। यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में हेपेटाइटिस डी के मरीज़ हैं, और अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस डी का इलाज अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई इतना खातिर खा नहीं इसकी डिस्कस करते हैं हम लोग आगे चल के, डेल्टा पे जो है सारा। अच्छा डॉक्टर साहब, दरअसल एक मतलब ज़राए के मुताबिक 26-27 करोड़ आबादी है इस टाइम पाकिस्तान की जो है, तो कम से कम 1 करोड़ प्लस जो है मतलब हेपेटाइटिस में मुब्तला होंगे। जी आगा साहब, जो रिसर्च पाकिस्तान के अंदर हुई है उसके हिसाब से तकरीबन कोई 5 से 6% लोग हमारे ऐसे हैं जो इस वक्त हेपेटाइटिस में मुब्तला हैं, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स की है, लेकिन हेपेटाइटिस बी भी आजकल कह रहे हैं कि 1.8 से 2% तक पाया जाता है। तो अगर हम 5% के हिसाब से भी देखें तो 100 में से 5 लोग और 1000 में से कितने लोग बनते हैं, और लाखों करोड़ों की आबादी में तो ये लाखों केसेस बनते हैं। लेकिन सबसे गलत बात जिसे मैं बोलूँ या फिर नादानी बोलूँ हमारे आवाम की ये है कि लाखों अफराद को हेपेटाइटिस बी और सी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस है। उसकी वजह यह है कि वो टेस्ट नहीं करवाते। तो आज के दिन के ये जो हम डे मना रहे हैं, इसकी वजह यही है कि हम लोगों को आगाही दें कि ये हेपेटाइटिस जो है ये साइलेंट किलर है।
ये अंदर ही अंदर जिस्म में बढ़ता है, इसकी कोई अलामत नहीं होती है, इसका इंतज़ार ना करें अलामतों का। ये बेहतर है कि टेस्ट करवाएं और इलाज करवाएं अगर हेपेटाइटिस बी है और सी है, और अगर नहीं है तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन करवा लें ताकि वो बढ़ने से रुक जाए और हमारा मुआशरा जो है इससे हिफाजत पा सके और इससे जान छूट जाए। हेपेटाइटिस पे तो मज़ीद बात होगी। तो इस वक्त डॉक्टर साहब जिगर जो है डेफिनेटली रिलेटेड उसी से है सारा। तो इंसानी जिस्म में जिगर का क्या किरदार है और उसकी वर्किंग क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि जी अपना ये ब्लड की जो फैक्ट्री है, हालांकि मैं समझता हूँ कि इसके काफ़ी काम है। अगर साहब बिल्कुल सही आपने कहा कि ये एक फैक्ट्री तो है जी, क्योंकि यहाँ पर हमारे जिस्म के बेतहाशा प्रोटीन्स बनते हैं। ये एक मेटाबॉलिज्म की फैक्ट्री है जिसकी हालांकि ये वज़न में तो 1 किलो का है तकरीबन लिवर, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये वाइटल ऑर्गन है, इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है क्योंकि ये बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, भले वो प्रोटीन्स के हों, कार्बोहाइड्रेट्स के हों, फैट्स के हों, वो सारे यहीं पर होते हैं और यहीं से फिर बाकी चीज़ों, बाकी जिस्म के अंदर वो प्रोटीन्स जा रहे होते हैं, बाकी फैट्स जा रही होती हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री है हमारे जिस्म की जो पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है बॉडी को, और इस जिगर के अलावा ज़िंदगी का तस्वर भी मुमकिन नहीं है। शाह साहब इस टाइम जो है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आपका प्रोग्राम ये सुना जा रहा है। उर्दू लैंग्वेज हम इसलिए कहते हैं कि नेशनल लैंग्वेज है हमारी जो भी सारा, लेकिन हम ये बताते चलें कि हेपाटाइटिस को उर्दू में काला यरकान, जबकि सिंधी में जेको आहे कारो कामण जेको आहे, छो तो इंटीरियर में भी हमारा सिंध में काफ़ी सुना जा रहा है ये प्रोग्राम, तो वो कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, काला यरकान इसकी जो किस्में हैं, मतलब ए से लेके ई तक जो है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा, और कौन सी किस्म जो है वो ख़तरनाक है और कौन सी खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाती है? अगर साहब इस वक्त तक जो हैं वो 5 वायरसेस तो आइडेंटिफाइड हैं जो कॉमनली वायरस लिवर के वायरसेस कहलाते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ए और ई वो वायरस होते हैं जो ज़्यादातर 6 महीने से आगे नहीं चलते हैं, जिनको हम अक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं, और ये आँखों में पिलाहट का सबब बनते हैं, ज़ाहिर होते हैं, फिर मैदे में तकलीफ़ होती है, उल्टियाँ हो सकती हैं, और ये कुछ टाइम तक चलते हैं, फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं। तो काफ़ी दफ़ा इनकी सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हेपेटाइटिस बी, सी और डी 3 ऐसे वायरस हैं जिनको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं, यानी ये 6 महीने से ज़्यादा चलते हैं, और ये ही वो वायरसेस हैं ख़तरनाक जो आगे चल के जिगर के कैंसर का सबब बनते हैं, पेट में पानी का सबब बनते हैं, और ये खून की उल्टियों का सबब बनते हैं, और जिगर का सिकुड़ना जिसे हम सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं, ये तीनों वायरस उसका सबब बनते हैं। तो हेपेटाइटिस सी जो है वो बहुत कॉमन है पाकिस्तान के अंदर भी, और बी और डी जो होते हैं वो अमूमन देखा गया है कि वो दोनों साथ ही होते हैं। बी होता है तो डी हो सकता है, बी के बगैर डी का वायरस नहीं हो सकता। अच्छा, मैं कह रहा था कि आपने अभी डेल्टा का जिक्र किया क्योंकि पहले तो क्योंकि हेपेटाइटिस बी की कोई दवाई नहीं, सिर्फ वैक्सीन पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे सारा जो भी सर, लेकिन उसके बाद सी की मेडिसिन ऑलरेडी आपका मौजूद हैं। अच्छा, डी कब से मतलब इसका जो है क्योंकि आज से 4 साल 5 साल पहले जो डी का मतलब नाम नहीं था, तो अब मेरा ख्याल है कि डी को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। जी आगा साहब, उसकी वजह यह है कि कुछ साल पहले हमने आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ तावन में एक हेपेटाइटिस डेल्टा नेटवर्क बनाया था। हमने जब यहाँ पर ये लिवर क्लिनिक मैंने ज्वाइन किया था या मेरे दोस्तों ने ज्वाइन किया था, तो हमने यहाँ पर रिसर्च की थी। हमने देखा था कि यहाँ पर तो वायरस मुख्तलिफ है। हमने अपनी ट्रेनिंग कराची में ली और कराची में हेपेटाइटिस डी का वायरस नहीं था या बहुत कम था, लेकिन जब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस में आया तो हमने देखा कि हेपेटाइटिस डी का वायरस बहुत ज़्यादा है, और हर हेपेटाइटिस बी के मरीज़ को तकरीबन ये हेपेटाइटिस डी का वायरस हो रहा था, और अनफॉर्चुनेटली उसका कोई ख़ास इलाज भी नहीं था। तो हमने आगा खान यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया, यहाँ पर एक डेल्टा नेटवर्क बनाया, उनके अम्ब्रेला के अंडर हमने यहाँ पर रिसर्च की और ये देखा कि यहाँ पर तो हेपेटाइटिस डी बेतहाशा था, और ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि बलूचिस्तान के एरिया जो यहाँ पर सखर में मरीज़ दिखाने आते थे या पंजाब के मरीज़ जो यहाँ पर दिखाने आते हैं, उनमें भी ये डेल्टा वायरस देखा गया है। तो जैसे मैंने कहा कि ये तीनों सूबों का जहाँ पे मिलाप होता है, तो ये एक बेल्ट है जहाँ पे हेपेटाइटिस डी का वायरस बेतहाशा है पाकिस्तान के अंदर। मैं क्लियर करता चलूँ सर, जिस तरह आपने बलूचिस्तान का लिया, जिस तरह जकमबाद के साथ मुंसलिक इलाके हैं, अपना डेरा मुराद जमाली है, उस्ता महमूद है, सुई बलूचिस्तान है, इधर अपना क्या चले जाए अपना रहीमिया खान के साथ ही अपना जिस तरह उबाड़ों के साथ वगैरह, तो मतलब इस बॉर्डर की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुल्तान तक पंजाब में, मुल्तान पंजाब ये पूरा बेल्ट जो है ये कहलाता है डेल्टा बेल्ट। यहाँ पर हेपेटाइटिस बी के साथ डेल्टा वायरस बहुत ज़्यादा है, और हमारे लिए चैलेंज जो है इस वक्त जो चैलेंज है वो हेपेटाइटिस सी नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी की बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन डेल्टा वायरस जो है वो बहुत ख़तरनाक है
और अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसकी कोई दवाई मौजूद नहीं है। अभी इस साल जो है FDA ने इसको अप्रूवल दी है हेपेटाइटिस D की दवाई की, लेकिन अभी वो पाकिस्तान की मार्केट में नहीं आई है। देखते हैं कि वो कब आती है। WHO ने कोई रिकमेंड नहीं की इसकी मेडिसिन? WHO और उन्होंने एक सजेशन दी है, उन्होंने जी। अपनी गाइडलाइंस बनाई हैं, उन गाइडलाइंस के अंदर ये नई दवाई जो है अब वो रेकमेंड कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो दवाई पाकिस्तान में कब आती है, कैसे आती है, कितनी प्राइस में आती है, लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, और हमारे लोगों के अंदर जब उसकी रिसर्च होगी तो उसमें उसका कितना रिजल्ट होगा ये भी हमें देखना होगा कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर उसका क्या फ़ायदा है, या है तो कितना है, और कितनी फ़ीसद लोग इसको हेपेटाइटिस से जान छुड़ा सकते हैं। आप JMC में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन भी हैं, आपका वार्ड भी है, मेडिसिन वार्ड भी है। इसके अलावा हेरा में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपकी एज अ कंसल्टेंट लिवर एक्सपर्ट जो है। तो डेल्टा के मरीज़ जो आते हैं, तो इस टाइम जो आपके पास आ रहे हैं, मतलब सीरियस होकर आ रहे हैं या डायग्नोज उसी टाइम हो रहा है? देखिए अगर साहब, हेपेटाइटिस जो है वो जब आता है मरीज़, या तो अपने साथ रिपोर्ट लेके आ रहा होता है, उनको कहीं ना कहीं से पता चलता है कि उनको हेपेटाइटिस है। काफ़ी दफ़ा मरीज़ हमारे पास मैदे की तकलीफ़ के साथ, जिस्म में दर्द की तकलीफ़ के साथ आ रहे होते हैं, और अब जब हम उनके टेस्ट करवाते हैं तो वो पता चलता है। मेजॉरिटी में हम तक पहुंचने में जब मरीज़ आता है तो आम कंडीशन में नहीं आता, काफ़ी बिगड़ी कंडीशन में आता है। उनका जिगर सुकड़ा होता है, पेट में पानी होता है, या खून की उल्टियों के साथ या बेहोशी के साथ आ रहा होता है, या फिर उनको जिगर का कैंसर हो चुका होता है। तो ज़्यादातर वही लोग आते हैं जिनको बीमारी काफ़ी एडवांस स्टेज में होती है। लेकिन शुरुआती स्टेज में भी आते हैं लोग। जब शुरुआती स्टेज होती है तो इस बीमारी का इलाज आसान होता है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है तो नेचुरली उस बीमारी का फिर इलाज भी मुश्किल है, और उसके रिजल्ट हमें इतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते। मेरी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड सर। तो जो टेस्ट हैं इसके जी, कि मतलब कौन से सिम्टम महसूस करे तो बंदा ये टेस्ट इनिशियल स्टेज पे करवाए, जो बुनियादी इसकी टेस्ट हैं इसके? आगा साहब, मैं तो कहूँगा किसी टेस्ट का इंतज़ार ना करें तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान में लाखों अफराद ऐसे हैं जिनको हेपेटाइटिस है, वो घूम रहे हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, और उन्होंने कभी अपना टेस्ट नहीं करवाया। ऐसे लाखों लोग हैं जिसे हम मिसिंग मिलियंस बोलते हैं, यानी लाखों की तादाद में ऐसे लोग घूम फिर रहे हैं आपके अंदर, पड़ोस में, अड़ोस में, दोस्तों में, फैमिली में, कि जिनको पता ही नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इसका बेहतर हल यही है कि किसी भी अलामत का इंतज़ार ना किया जाए। बेहतर है जितना जल्दी हो सके हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट करवाए जाएं, और अगर हेपेटाइटिस बी नहीं है तो उसका 3 डोज़ का वैक्सीनेशन होती है, वो लगवा देंगे तो तकरीबन 99% जो है उसके रिज़ल्ट मिलते हैं, उससे बचाव मिल जाता है। और हेपेटाइटिस सी अगर है खुदा न खास्ता तो उसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, और हम उस इलाज से सिर्फ अपने आप को नहीं बचाएंगे बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी अफराद हैं, हम उसका फैलाव भी रोक सकते हैं उस इलाज से। तो बेहतर मेरी अलामत यह है कि अलामतों का इंतज़ार ना करें, और बेहतर है आज ही जाके टेस्ट करवा लें, जो हर सिविल हॉस्पिटल के अंदर वो फ्री मौजूद है। उसका टेस्ट होगा तो पता चलेगा, वरना सिर्फ अलामतों का इंतज़ार ना किया जाए तो बेहतर है। लिसनर्स, आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं जेनेक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के खसूसी ताउन से, और हमारे साथ लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद इफ्तिखार अली शाह साहब। शाह साहब, हेपाटाइटिस का जो ताल्लुक है किसी उम्र से है, और जिगर का एक नॉर्मल बंदे में कितना वजन होना चाहिए, चाहे मेल हो, फीमेल हो, चाहे ओल्ड हो? ये प्लीज़ ज़रा। अगर साहब देखिए, वज़न का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो जिगर जो है एक तकरीबन कोई 1 किलो या 1.5 किलो तक उसका वज़न होता है। डिपेंड करता है कि इंसान का अपना वज़न कितना है। कहीं कहीं पर उसको फैट चढ़ जाती है तो फैटी लिवर भी हो जाता है, उसका वज़न ज़्यादा होता है। जहाँ तक उम्र का ताल्लुक़ है तो हेपेटाइटिस का उम्र के साथ तो ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हेपेटाइटिस जो है माँ से नए पैदा होने वाले बच्चे को भी हो सकती है, जिसकी उम्र अभी 1 महीना या 1 दिन भी नहीं होती, उसको भी हेपेटाइटिस हो सकती है, और 80-90 साल के शख्स को भी हो सकती है। इसका उम्र के साथ ताल्लुक़ नहीं। हाँ, लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी बच्चों में हो जाती है तो ये ख़तरा होता है कि उसको 15-20 साल की उम्र में उसके जिगर को सिकुड़ने की, जिसे हम बीमारी बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर, वो करवा सकती है। अगर यही वायरस 40 साल की उम्र में लगता है तो फिर चांसेस ये होते हैं कि उसको 60-70 साल की उम्र तक भी वो अलामतें ना हों जो एक बच्चे को 15-20 साल की उम्र में हो सकते हैं। तो इसकी कोई उम्र नहीं होती है। हेपेटाइटिस हर उम्र के लिए ख़तरनाक है, और आज के दिन के हिसाब से यही मैसेज होगा कि हर उम्र के अफराद को अपना टेस्ट करवाना चाहिए। जी, खुसूसन मैं बोलूँगा जो हामला ख़वातीन हैं, उनके टेस्ट ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ सिर्फ वो नहीं है, उनका बच्चा भी है। अगर माँ को हेपेटाइटिस है प्रेगनेंसी के दौरान तो उसके बच्चे को भी हेपेटाइटिस होगा, वो ट्रांसफ़र होगा उसकी, क्योंकि खून एक ही है माँ का और बच्चे का। तो बेहतर है कि जो माँ हामला है उसका टेस्ट ज़रूर होना चाहिए,
और वो लोग जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, नशा इस्तेमाल करते हैं, उनके टेस्ट होने चाहिए। शुगर के मरीज़ों का टेस्ट होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता किसी को HIV है, एड्स है, तो वो उसको भी टेस्ट करवाने चाहिए। TB की बीमारी है तो उसमें भी हम हेपेटाइटिस B और C के टेस्ट ज़रूर करवाते हैं। ये वो ग्रुप्स हैं जिनमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि हेपेटाइटिस के अमराज हैं। लेकिन वो लोग जो बाहर जाके बाल बनवाते हैं नाई के पास, और वही उसी में तरफ आ रहा हूँ। जी अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल अभी जिस तरह आपने फरमाया कि जो अनासर जो हैं हेपेटाइटिस फैलने के, मैं चाहूँगा इसको थोड़ी डिटेल में जो आप। जी आगा साहब, ये जो वायरसेस हैं B, C और D, ये खून के ज़रिए फैलते हैं, और हेपेटाइटिस A और E वो खाने पीने से फैलते हैं। हेपेटाइटिस A और E की वजह देखा गया है कि जब बरसातें होती हैं, आजकल आपको पता है कि बरसातों का मौसम है, तो अंदर जो पानी होता है ज़मीन के अंदर वो गदला हो जाता है और वहाँ पे वायरस पैदा हो जाते हैं। और हमारे यहाँ फ्रूट्स और बाकी खाने की चीज़ें जो है रेडियों पे ऐसे पड़ी होती हैं खुली, जिस पे मक्खियाँ भी बैठती हैं, बाकी वो होते हैं, तो वहाँ से वो वायरस पैदा होते हैं और वो वायरस फिर खाने पीने से हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं और वो फिर पिलाहट का सबब बनते हैं और उसका सबब बनते हैं। ये हेपेटाइटिस A और E है। और हेपेटाइटिस B, C और D जो हैं वो खून से मुंतकिल होते हैं। तो किसी भी तरीके से जब एक इंसान का खून दूसरे इंसान को मुंतकिल हो रहा होता है, भले वो ब्लड देने की सूरत में हो, इंजेक्शन की सूरत में हो, या फिर उसकी और वजूहात हैं जिसमें जिनसी ताल्लुकात का जो है अपना, जी वो भी हो सकते हैं, या एक माँ से, हामला माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र होता है, तो जहाँ पर भी खून की मुंतकिली होगी वहाँ पर ये B और C और D ये तीनों वायरस मुंतकिल होने का ख़तरा रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अनरजिस्टर्ड जो ब्लड बैंक्स हैं उनसे भी मतलब है सिलसिला, और दूसरे जो हमारे अतई डॉक्टर्स हैं वो भी बड़ा सबब है इसे फैलाने में। बिल्कुल आपने सही फरमाया आगा साहब। आपने देखा होगा आजकल बहुत बड़ा इशू चल रहा है HIV एड्स का। कराची में भी एक हॉस्पिटल के अंदर हुआ, फिर पिछले दिनों में पंजाब में मुल्तान के अंदर भी हुआ था, लाड़काना में भी हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, अलमिया है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कि हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो ब्लड बैंक्स को कभी चेक करती हैं, कभी नहीं भी कर पाती। वहाँ पर उनकी टेस्टिंग जो ब्लड की होती है वो कभी सही होती है, कभी नहीं होती है। पैथोलॉजिस्ट नहीं होते। जी बिल्कुल सही फरमाया। सिर्फ बोर्ड लगा होता है कमना फला फला प्रोफेसर डॉक्टर्स हैं और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तो इन कमज़ोरियों की वजह से ये वायरस जो है वो कभी चेक होता है, कभी नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो वो फिर बहुत बड़ा ख़तरा होता है हर किसी के लिए जहाँ पर वो खून जाएगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। दूसरा ये है कि डेंटिस्ट हमारे पास काम कर रहे होते हैं, वो दांतों का इलाज करते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। सर्जन्स इस्तेमाल करते हैं जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर, वहाँ पर भी गलतियाँ होती हैं, वहाँ पर भी कभी कभार अगर ऑपरेशन थिएटर में, वैसे तो ये स्टरलाइज्ड होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, हाइजीनिक अगर कोई चीज़ जो है अपना जी, अगर किसी की भी स्टाफ की गलती की वजह से ये ऐसे हो जाए तो ऐसे ये ख़तरा रहता है कि ये सारी चीज़ें फैलने का सबब बन सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, GPs हमारे डेफिनेटली MBBS किया उन्होंने, सब कुछ है इंटीरियर में, मतलब आपको पता है कि वो पूरी कोशिश उनकी होती है, चाहे LHVs हों या मतलब मुख्तलिफ जो सेंटर्स हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि हेपेटाइटिस के मरीज़ों को खुद जो है अपना जो है मतलब मेंटेन करने की और मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अगर आपके शहर में मौजूद है, शक्कर है, घोटकी कहीं भी जो है आप वहाँ रिकमेंड करें, नहीं होता। लेकिन जब आपके पास मरीज़ पहुँचता है तो उसकी तकरीबन आधी लाइफ तो ख़त्म हो चुकी होती है। इसके लिए क्या आप कहेंगे, क्या रिफ्रेशर कोर्सेज की ज़रूरत है या उनको रिकमेंडेशन करना चाहिए? आगा साहब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं नॉन क्वालिफाइड, जिसे हम जो बोलते हैं क्वैक्स बोलते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत ने भी ये कानून पास किया हुआ है कि उनकी प्रैक्टिस पे सख्ती से मना की जाए, क्योंकि वो लोग अब उस प्रोसेस से नहीं गुजरे जिस प्रोसेस से गुजर के एक डॉक्टर बनता है। एक डॉक्टर को बनने के लिए 6 से 7 साल की पढ़ाई होती है। हेल्थ कमीशन वाले भी कर रहे हैं उनका जी बिल्कुल, वो तो है, कानून भी बने हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी आप देखेंगे हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई डॉक्टर का लेबल लगा के और वो बैठा हुआ है और वहाँ वो इंजेक्शन भी लगा रहा है, ड्रिप्स भी लगा रहा है और बाकी प्रैक्टिस भी कर रहा है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ पर आपने कहा कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको तो रिफ़्रेशर कोर्सेज़ की ज़रूरत होती है। और अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो CMEs की सूरत में, कॉन्फ्रेंसेस की सूरत में वो रिफ़्रेशर कोर्सेज़ खुद ही ले रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम कौन सी बीमारियां इलाज कर रहे हैं, और वो खुद ही डॉक्टर्स जो हैं वो कोर्सेज़ अपने पैसे भर के वो ले रहे होते हैं। या फिर हमारे पास आ जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, जहाँ पर हम कोर्सेज़ करवा रहे होते हैं उनको। हम हेपेटाइटिस पे, डायबिटीज़ पे, बाकी सारे कोर्सेज़ करवाते हैं, रेगुलरली करवाते हैं, और लोग आते हैं वो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए वो लोग आते हैं और वो पढ़ते हैं। लेकिन वो तो वो लोग हुए जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने
ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है और वो हर साल रिफ्रेशर कोर्सेज भी करते हैं। लेकिन उन लोगों का आप क्या करेंगे जो लोग ना पढ़े हुए हैं, ना सीखा हुआ है, ना उनकी कोई तरबियत है डॉक्टर की, लेकिन उन्होंने डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है अपनी क्लिनिक के बाहर। उन लोगों को तो आप जो है हुकूमत रोक सकती है, हुकूमत को रोकना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक इल्म ना हो तो मैं कहता हूँ कि उस चीज़ में हाथ ना रखा जाए तो बेहतर है। सर उनकी कोशिश तो ये होती है कि मतलब इंजेक्शन 2-3 लग जाएं पेशेंट्स को, और फौरी जो है, चाहे मलेरिया होगा फिर भी इंजेक्शन यूज़ करते हैं, टाइफाइड हो तो भी इंजेक्शन यूज़ करते हैं, कि मरीज़ जो है अपना बस एकदम जो है उठ जाए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और आपको ये इल्म भी होगा कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर इंजेक्शन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल बाकी दुनिया में आप जाएं तो डॉक्टर के पास जब भी आप चेकअप करवाने जाते हैं तो डॉक्टर साहब मरीज़ को गोलियां लिख के देते हैं ताकि वो घर पे जाके खाए। इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इंजेक्शन की ज़रूरत उन मरीज़ों को होती है जो मुंह से खाना नहीं खा पाए थे या बेहोश होते हैं, या फिर उनकी कंडीशन इतनी सीरियस होती है तो उनको दवाइयाँ इंजेक्शन के ज़रिए, या वो इंजेक्शन जो हम गोली की सूरत में नहीं आती हैं तो उनको हम इंजेक्शन की सूरत में दे सकते हैं। लेकिन जो मरीज़ ठीक है, इतनी कंडीशन अच्छी है, होश में है, खा पी रहा है, तो उनको गोलियां देनी चाहिए बजाय कि उनको इंजेक्शंस का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना बेहतर होता है, ताकि वो ज़रूरी अद्वियात उनके जिस्म में जाएँ और गैर ज़रूरी जो वायरसेस फैलते हैं उससे बचाया जा सके। थैंक यू डॉक्टर साहब। घोटकी से एक क्वेश्चन है अपना, ये हमारे पुराने लिसनर्स हैं, तो इनका कहना है कि पुराने दौर की तरह अब भी जो है गाँव में, गोठों में जो है मतलब मौलवी साहिबान मौजूद हैं। देखें कुरान पाक, दुरूद और इन पे हमें जो है मतलब कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है, ज़ाहिर अल्लाह का कलाम है, सब कुछ है, लेकिन आज भी वो मतलब इसको कामड़ को पढ़ कर, इरकान को पढ़ के जो है अपना वसूख से कहते हैं कि जनाब इससे ख़त्म हो जाएगा, गले में पहना देते हैं हार वगैरह जो है। आजकल भी जो है इंटीरियर में ये ट्रेडिशन है, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? आगा साहब देखिए, हम लोग मुसलमान हैं और हमारा ये अकीदा है कि कुरान से ताकतवर चीज़ कोई भी नहीं है, और कुरान की एक भी आयत जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा दर्जा रखती है। और अगर वो लोग इस नीयत से करते हैं कि हम कुरान पढ़ रहे हैं और उससे शफ़ा मिले, तो कुरान तो शफ़ा का है, बेशक उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उनकी नीयत ये है कि मैं इसको बेवकूफ़ बना के और इससे मैं कुछ पैसे ले लूँ इस किसी तावीज़ के बहाने से, किसी दुआ के बहाने से, तो मैं उसको गलत तसव्वुर करता हूँ। मैं तसव्वुर करता हूँ कि कुरान जो है एक पाक चीज़ है और उसको पाक ही रहने दिया जाए, उसको ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल ना किया जाए। हाँ, आप दुआ कर सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें शिफा है। लेकिन देखिए आजकल साइंस का ज़माना है, दवाइयों का ज़माना है, टेस्ट का ज़माना है, तो बेहतर है कि उसका इलाज वहीं पर हुआ जाए जहाँ पर उसका इल्म मौजूद है, जहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, जहाँ पर उनके टेस्ट मौजूद हैं और जहाँ पर एक साइंटिफिकली प्रूवन उसका इलाज मौजूद है, बजाय कि मैं मरीज़ को सिर्फ मज़हब के नाम पे बैठ के गलत बयानी करूँ और उसका गलत इस्तेमाल करूँ। तो मेरे ख़्याल में पता है उससे क्या होता है, मेरे पास सब ऐसे सैकड़ों हज़ारों मरीज़ आए हैं जिनको बचपन में हेपेटाइटिस हुआ था, वो किसी ऐसे पीर फ़कीर के पास ले गए, उन्होंने दुआ दी, तावीज़ दिया या कोई बांधने की चीज़ दे दी। अच्छा, उनका वायरस की एक हिस्ट्री होती है, नेचुरल हिस्ट्री होती है, वो ये वायरस महीना डेढ़ के बाद आँखों में पिलाहट ख़त्म कर जाता है खुद ही। फिर ये लोग समझते हैं कि शायद ये वायरस ख़त्म हो। मैं एक जुमला जोड़ूंगा आपसे, जैसा आपने फरमाया कि ए और ई जी बिल्कुल खुद ब खुद ख़त्म होता है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी और सी भी ऐसे हैं। बी जब एक्यूट हेपेटाइटिस करवाता है सर तो वो आंखों में पिलाहट होती है उसकी, राइट, लेकिन आप इलाज करें या ना करें वो 1.5 महीने 2 महीने तक उसकी पिलाहट ख़त्म हो जाती है। हाँ। फिर हम ये तसव्वुर करके बैठते हैं कि ये वायरस मेरा ख़त्म हो गया। अब उसकी वजह दुआ थी, तावीज़ था, क्या था, हालांकि वो उस वायरस की जो एक पीरियड होता है वो होता ही इतना है, वो 1.5 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर आंखों से पिलाहट उसकी ख़त्म हो जानी होती है। लेकिन वो वायरस मरता नहीं है, वो जिस्म के अंदर रहता है, वो वहीं पर जिगर को नुकसान पहुंचाता रहता है और 10 साल 15 साल 20 साल के बाद वो जिगर के कैंसर का सबब बनता है। मेरे पास ऐसे हज़ारों मरीज़ आए हैं जिनसे मैं डिटेल में हिस्ट्री लेता हूँ, पूछता हूँ, तो वो यही बताते हैं कि 20 साल 30 साल पहले हमें हेपेटाइटिस हुआ था, हमने कोई दुआ करवाई थी या धागा करवाया था या कुछ कर लिया था या कोई पढ़ के कोई चीज़ खा ली थी और उसके बाद आंखों से कामण ख़त्म हो गया था। अब वो यही तसव्वुर करके बैठे हैं कि उनका हेपेटाइटिस ख़त्म हो गया, हालांकि वो वायरस जिस्म के अंदर रहा, उसने जिस्म को नुकसान दिया, उसने जिगर को नुकसान दिया, वो कैंसर का सबब बना, खून की उल्टियों का सबब बना, पेट में पानी का सबब बना, और जब वो उसको अलामत हुई तब तक उसका इलाज का टाइम गुजर गया। अब उसके बाद टाइम नहीं है मरीज़ के बाद, अब उसका जिगर सुकड़ गया, अब सवाए लिवर ट्रांसप्लांट के उसका कोई इलाज है नहीं।
तो ये अलमिया है हमारा। मैं कहता हूँ दुआ में बरकत है, ताकत है, अल्लाह ताला के नाम में शिफा है, उसको कभी भी हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। लेकिन इलाज भी सुन्नत है, इलाज भी सुन्नत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज की तलकीन की है। तो जहाँ पर साइंस है, जहाँ पर डॉक्टर हैं, जहाँ पर इसका अच्छा इलाज है, मैं यही मशवरा दूंगा अपने सुनने वालों को कि टेस्ट ज़रूर करवाएं, उसका इलाज मुकम्मल करवाएं और ये तसल्ली कर लें कि वाकई में वायरस ख़त्म हो गया है या वायरस छुप गया है और आगे चल के उसने फिर नुकसान पहुंचना है। सही, बिल्कुल जी। अपना प्रोफेसर इफ्तिखार शाह साहब का कहना है कि आप ठीक है, सेहतमंद हैं, सब कुछ है, लेकिन टेस्ट बहुत ज़रूरी है इसका। वो चाहे आप 3 महीने के बाद करवाएं, 6 महीने के बाद करवाएं, अपना मुकम्मल टेस्ट हेपेटाइटिस का ज़रूर करवाएं। आप इसके लिए जेएमसी हॉस्पिटल भी आ सकते हैं, लिवर क्लिनिक है वहाँ, मतलब डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, हामला ख़वातीन, अभी आपने जिक्र किया था कि जिनको बीसी हो, तो एक तो मदर हैं अपना अरीशा सलमान हमारे पास, उनके अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि बीसी हो तो बच्चों को कैसे बताया जाए। अब कुछ बच्चे इनके ऐसे भी हैं जो पैदा हुए हैं, जो ऑलरेडी जो है माँ को तो नहीं है, लेकिन बच्चा जैसे पैदा हुआ है 3-4 दिन का, उसे मतलब आंखों में पीलाहट और वो जो है अपना वो जाहिर हुई है, तो ये कैसे दूर हो जाए? आगा साहब देखिए, जब न्यू बॉर्न पैदा होता है तो कभी कभार उसको हेपेटाइटिस, न्यू बॉर्न वाली हेपेटाइटिस होती है जो किसी वायरस की वजह से नहीं होती है। अच्छा, राइट। हाँ, वो किसी वायरस की वजह से नहीं होती। अगर न्यू बॉर्न के अंदर है तो उसको हम पीडियाट्रिशियन के पास भेजते हैं। वो इनको फोटोथेरेपी की एक ट्रीटमेंट होती है जो लाइट के अंदर रखते हैं उसको, और वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसका जिगर काम करना शुरू कर जाता है तो वो बेहतर हो जाता है। वो हेपेटाइटिस इस वायरल हेपेटाइटिस से मुख्तलिफ है। ये वायरल हेपेटाइटिस जो है, ये माँ के अंदर अगर माँ को हेपेटाइटिस जी, अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है तो इसके बच्चे को भी हेपेटाइटिस बी ये मुंतकिल होगा वहाँ से। हाँ, तो बेहतर यही होता है कि हम माँ को, हर हामला खातून का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। मैं ये अपने अवाम को, सुनने वालों को यही मशवरा दूंगा, भले गांव में हैं, कहीं पर भी रहते हैं वो, तो अगर हामला खातून है तो आप ख़ुद जाके उनका टेस्ट करवाएं, किसी डॉक्टर का इंतज़ार ना करें। अगर उसको है तो उसका जल्द से जल्द इलाज शुरू होना चाहिए, क्योंकि अगर हेपेटाइटिस बी का इलाज प्रेगनेंसी के दौरान होगा तो बच्चे में उसकी मुंतकली के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। अगर माँ का इलाज नहीं होता तो ये श्योर है, डेफिनेट है कि उस बच्चे को हेपेटाइटिस बी होगा। जैसे ही वो पैदा होगा उसको हेपेटाइटिस बी वायरस मुंतकिल हो जाएगा, भले उसको पिलाहट ना हो लेकिन उसको वायरस मुंतकिल हो जाएगा, और वो वायरस जो है आगे चल के उसके जिगर में सोजिश का सबब बनेगा और आगे चल के उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो इस चीज़ का इंतज़ार ना किया जाए। माएँ जो हैं उनका ज़रूर टेस्ट होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, और अगर खुदा न खास्ता उनको हेपेटाइटिस बी है तो उसका मुकम्मल इलाज होना चाहिए। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, हेपेटाइटिस के बाद जो है पेट में पानी का आना, और उसके बाद जो है अब क्या ये पानी ख़त्म होने के बाद फिर जिगर काम करना शुरू कर देता है, या इनिशियल स्टेज पे पानी आता है? नहीं आगा साहब, या बिल्कुल मतलब थ्रोसिस हो जाता है? पेट में पानी जिसको हम असाइटीज़ बोलते हैं, असाइटीज़ जी, या सिंधी में हम लोग जलंधर का नाम वो उसको बोलते हैं, जी। वो तब होता है जब पेट में पानी हो जाए। हाँ। और वो तब होता है जब जिगर सिकुड़ जाता है। जिगर का सिकुड़ना इस बात की अलामत होती है, और पानी का भरना इस बात की अलामत होती है कि जिगर सिकुड़ गया है। तो जब अगर जिगर का सिकुड़ना, जिसे हम सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि ये मर्ज़ जो है ये प्रोग्रेसिव मर्ज़ है, यानी कि ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा और ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो सकता। अगर सिरोसिस हो गई है, अगर असाइटीज़ हो गया है, तो उस मरीज़ के लिए सारी उम्र दवाइयाँ होंगी, या फिर उसका हल ये है कि वो लिवर ट्रांसप्लांट, अगर उसको डॉक्टर्स तजवीज़ करते हैं तो उसका लिवर ट्रांसप्लांट होना चाहिए। अगर पानी भर गया है तो उसकी फिर दवाइयाँ। लेकिन मैं आपके तरफ से ये भी बताना चाहूँगा कि पेट में पानी का भरना सिर्फ सिरोसिस ऑफ लिवर में नहीं है, उसकी बाकी भी काफ़ी सारी वजूहात हैं, जिसमें टीबी भी हो सकती है, जिसमें कैंसर की बीमारी भी हो सकती है, और भी काफ़ी बीमारियां होती हैं। तो अगर पेट में पानी है तो हम ये सिर्फ तसव्वुर ना कर लें कि इसको सिरोसिस है, उसका टेस्ट होने चाहिए ताकि पता चले कि ये पेट में पानी जो है ये वाकई में सिरोसिस की वजह से हुआ है या फिर किसी और की वजह से भी हुआ है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, सिरोसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप है अपना ब्लड का आना, कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है अपना डेफिनेटली। तो उसके लिए आप जो स्टिचेस करते हैं अपना जिगर को जो भी है, तो इसकी क्या मतलब अफादियत है, और कब तक जो है बंदा सर्वाइव कर सकता है, या उसे बार बार जो है ये चीज़ करनी पड़ेगी? जो है बहुत टेक्निकल बात है ना। आगा साहब, सिरोसिस ऑफ लिवर जब बनता है, जब जिगर जो है सिकुड़ जाता है, तो वहाँ जिगर की खून की जो सप्लाई होती है वो भी कम हो जाती है।
तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पेट और मैदा और खाने की नलकी जो होती है, जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, वहाँ पर खून की नालियाँ जो होती हैं वो सूज जाती हैं, जिन्हें हम वेराइसिस बोलते हैं, वो वहाँ पर सूज जाती हैं। और उस सूजने की वजह से उनके अंदर प्रेशर बढ़ता है और वो किसी वक्त भी फटने की चांसेस होते हैं। अगर उसमें से कोई एक रग फट जाती है तो फिर खून की उल्टियाँ आती हैं। तो फिर उसका इलाज हम दवाइयों के ज़रिए भी करते हैं, जिसमें इंजेक्शंस का कोर्स होता है, और फिर हम उसकी एक और इलाज भी होता है जिसमें हम एंडोस्कोपी के ज़रिए उसमें ट्यूब डाल के कैमरा के ज़रिए उसको देखते हैं और वहीं पर उसको एक टांका लगा देते हैं और उससे फिर वो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। फिर वो एक दफ़ा ब्लीडिंग बंद हो गई तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर बाकी भी वहाँ पर कोई रगें हैं तो उनको 4 हफ्ते के बाद बुला के और उनको एक और टांका भी लगा दिया जाए। भले ये सेशंस होते हैं, 3 सेशन 4 सेशन होते हैं, जिससे वो रगें सारी जो हैं वो बंद हो जाती हैं। उसके बाद फिर टैबलेट का कोर्स देते हैं ताकि वो ज़िंदगी भर वो खाता रहे, ताकि वो बार बार उसकी ब्लीडिंग ना हो। लेकिन ये एक दफ़ा होती है तो फिर दोबारा भी चांसेस रहते हैं कि ये दोबारा भी पेशेंट को ब्लीडिंग आ सकती है। अच्छा, लाइफ का खतरा है इस पे? जी बिल्कुल आगा साहब, ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा आ गई तो ये ज़िंदगी के लिए ख़तरा होता है। काफ़ी दफ़ा मरीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं जो उस कंडीशन में पहुंचते हैं जब उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हमने पता चला सुना कि जो घरों में भी उनकी डेथ हो गई या रास्ते में डेथ हो गई, ऐसे भी ये सीरियस मरीज़ है। तो खून का आना एक बहुत बड़ी सीरियस डिज़ीज़ है, और अगर ऐसी कोई अलामत हो तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर करीबी हॉस्पिटल के अंदर पहुँचा जाए ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके। सही। डॉक्टर साहब, जैसा कि मुख्तलिफ राय से जो हेपेटाइटिस फैल रहा है आजकल, हमारे जो यंग जनरेशन है, आपको पता है जॉब्स नहीं है, डीमैरिज है, सारा कुछ परेशानी, डिप्रेशन, उस वजह से जो है वो डेफिनेटली शॉर्टकट में सहारा लेते हैं। आइस है, मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो मतलब, तो उनमें भी ये चीज़ फैल रही है, इंजेक्टेबल भी मतलब लेते हैं। तो उन इसको कैसे रोका जाए? सिंध गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्या ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए? क्या होना चाहिए? आगा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल हमारे नौजवानों के अंदर ये बहुत ज़्यादा देखा गया है, और इदारों के अंदर भी, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर के नौजवान लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में नशे की तादाद बढ़ गई है। पिंकी का नाम तो नहीं लेंगे? तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसा देखा गया है, और वो नशा जिसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है, उस नशे में हेपेटाइटिस बी और सी के चांसेस रहते हैं, उसके ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं। ये हमारी कौम का बहुत बड़ा मसला है, और इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इनको बैठ के ये सोचना चाहिए कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो रिहेबिलिटेशन है, वो लोग जो नशा करते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन होते हैं। ये एक नफसियाती बीमारी है। उस नफसियाती बीमारी का जब आप नफसियाती इलाज करेंगे तो ये बेहतर होगी। सिर्फ मैं एक शख्स को बोल दूं कि तुम कल से नशा नहीं करो तो वो मेरी बात नहीं मानेगा। उसको तो पूरी रिहेबिलिटेशन करनी चाहिए, देखना चाहिए कि उसकी वजूहात क्या हैं, उसने क्यों नशे की आदत अपनाई है, कौन इसके दोस्त हैं, कौन उसके अहबाब हैं, कहाँ उसका उठना बैठना है। सारी चीज़ों पे जब कंट्रोल होगा तभी ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकेंगी। सिर्फ ऐसे ज़बान से कहने से ये चीज़ें नहीं ख़त्म होती। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन की तरफ आते हैं हम लोग, कि जिस तरह आपने फरमाया कि हेपेटाइटिस बी की जो है वो वैक्सीन मौजूद है लेकिन उसकी मेडिसिन नहीं, और सी की जो है ऑलरेडी। तो वैक्सीन के हवाले से मैं चाहूँगा कि मतलब लोग डेफिनेटली अगर वैक्सीन करवा लेते हैं 3 डोज जो है अपना हेपेटाइटिस बी के जो है, तो किस तरह मतलब क्या वो वायरस से बच सकते हैं? या जिस तरह भी आपने जिक्र किया न्यू बॉर्न बेबी का जो है, अगर उसमें वायरस मुंतकिल होता है बी का, तो क्या उस बच्चे को भी वैक्सीन लगेगी? ये थोड़ा सा डिटेल बताएं, क्योंकि इसकी अवेयरनेस हमने बहुत देनी है। आगा साहब देखिए, हेपेटाइटिस की वैक्सीन जो है वो उन लोगों के लिए है जिनको हेपेटाइटिस नहीं हुआ। राइट, सबसे पहले जो है अपना जी, जिनको हो गया है उसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको तो इलाज की ज़रूरत है। इलाज की ज़रूरत है, उसको तो इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि इसके जिस्म के अंदर वायरस मौजूद है। जिन लोगों के अंदर वायरस मौजूद नहीं है उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ानी है ताकि उनके जिस्म के अंदर वायरस जा ना सके, और वो उन लोगों में करेंगे हम जिनको हेपेटाइटिस बी नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपके प्रोग्राम से ये सब सुनने वालों को यही मैसेज देना है कि हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करवाएं। अगर नहीं है तो आज ही जाके हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवा लें। इसके 3 डोज होते हैं। अगर आज 1 डोज़ लगता है तो 1 महीने के बाद दूसरा डोज़ लगेगा, और 3 महीने के बाद तीसरा डोज़ लगेगा। और हम 3 डोज़ हर महीने के वक्फे के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर 6 महीने के बाद एक बूस्टर डोज़ लगेगा। अगर हम ये 3 वैक्सीनेशन लगा सकते हैं तो ये 95-99% तक इसकी प्रोटेक्शन हो गई, तो उस मरीज़ को हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है वो नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वैक्सीन जो है ये तो फ्रीली अवेलेबल है, हर जगह पे मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हर बेसिक जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, वहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट
रखी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें इतनी अवेयरनेस है कि हम वहाँ जाएं। हमारे लोग नहीं जाते आगा साहब। जी। हम पिछले 15 साल से ये कैंपेन चला रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके साथ ये काफ़ी दफ़ा हम प्रोग्राम कर चुके हैं, मीडिया में दिया है, कैंप्स करवाई हैं, अवेयरनेस सेशंस करवाए हैं कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन हर इंसान को लगनी चाहिए। फिर भी पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन की तादाद जो है बहुत कम है। बहुत सारे लोग घबराते हैं, बहुत सारे लोगों में गलतफहमियाँ फैलाई भी जाती हैं कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन जो है आपको नुकसान देगी, जैसे पोलियो के बारे में फैलाई गई, जैसे कोरोना के बारे में फैलाई गई। जी। तो ऐसी ये गलतफहमियाँ फैलाई जाती हैं। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं यही मैसेज दूंगा कि वैक्सीनेशन ही सिर्फ इस बीमारी का हल है। अगर इस बीमारी से बचना है तो इसका वैक्सीनेशन ज़रूर होना चाहिए। EPI के प्रोग्राम में जो बच्चे पैदा होते हैं नए, सबको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लगता है, लेकिन वहाँ भी हम नए बच्चों को नहीं लेके जाते। और बड़ों की तो बात ही अलग है, वो तो हेपेटाइटिस के हम कहने के बावजूद भी नहीं आते। तो आपके प्रोग्राम से यही मैसेज है कि हेपेटाइटिस से अगर बचना है तो उसका हल सिर्फ वैक्सीनेशन। सर, आप CM प्रोग्राम के जो है एज अ फिजिशियन भी हैं, लिवर फिजिशियन भी हैं, प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल। तो लिवर क्लिनिक में इस टाइम हमारा प्रोग्राम जो है इंटीरियर में भी सुना जा रहा है, मतलब गाँव गोठों में सब, मतलब जो है हमारी बहनें भी सुन रही हैं। तो लिवर क्लिनिक में जिस तरह एक तो वैक्सीन माशाल्लाह ताला अवेलेबल है, क्या हेपेटाइटिस C की और दवाइयाँ भी और दूसरी मौजूद हैं जो फ्री में दी जा रही हैं? आगा साहब, सिंध हुकूमत ने तो ये कोई 15 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है, बल्कि 20 साल हो गए हैं इस प्रोग्राम को। मैं इस प्रोग्राम में 2009 से काम कर रहा हूँ। पहले हमारे पास बहुत सहूलतों की कमी होती थी, टेस्ट भी नहीं होते थे, दवाइयाँ कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि हेपेटाइटिस C का जो डोज होता था वो मतलब लाखों में होता था। जी बिल्कुल। एक लाहौर की कंपनी होती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक मोनोपोली होती थी उसकी, बाहर से मंगाकर, वैसे भी जो है 3-4 लाख रुपए का मतलब डोज होता है। और अब तो मैं समझता हूँ कि बहुत इकोनॉमिकल है। अब तो बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं, बल्कि सस्ती दवाई खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट फ्री दे रही है। सही। हर हॉस्पिटल के अंदर। अब पहले सिर्फ लिवर क्लिनिक्स जो थी बड़ी हॉस्पिटल्स के वहाँ मिलती थी, अब तो बेसिक हेल्थ यूनिट्स में, रूरल हेल्थ सेंटर्स में, हर जगह पे इन्होंने अवेलेबिलिटी कर दी है। अब हर मरीज़ को घर पे दवाई मौजूद है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मरीज़ वहाँ पर जाए, मरीज़ वहाँ पर टेस्ट करवाए। सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ये शुरू किया हुआ है जिसके टेस्ट भी हेपेटाइटिस के फ्री होते हैं, इलाज भी फ्री होता है। और आज भी हमारे पास सखर में हेपेटाइटिस बी का इलाज, PCR वगैरह हो रहा है आपके यहाँ? सब चीज़ें PCR है, RNA है अपना, और HCV, मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में फ्री हो रही हैं। वेरी गुड। टेस्ट भी हो रहे हैं, इलाज भी हो रहा है। और आपको पता है कि सिंध हुकूमत का नारा भी यही है कि हेल्थ उनकी एक पावर है सिंध हुकूमत की। और सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छा ये इकदाम किया है कि हर जगह पे उन्होंने सेंटर्स बना दिए हैं ताकि लोगों को आगाही भी मिले, वहाँ पर उनको दवाइयाँ भी मिले, उनके टेस्ट भी फ्री हो जाएँ। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों रिलेक्टेंट होते हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो आपके प्रोग्राम से मैं यही मैसेज दूंगा कि जितना हो सके हेपेटाइटिस B-C का टेस्ट करवाएं, क्योंकि हेपेटाइटिस B का टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा और फिर वैक्सीनेशन भी हो सकेगी और हेपेटाइटिस से हम बच सकेंगे। और हेपेटाइटिस C का कोई और बचाव नहीं है, उसका बचाव सिर्फ ये है कि जिस मरीज़ को है उसको हम ट्रीट करें ताकि एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ तक हेपेटाइटिस ना फैले। और यही WHO का टारगेट भी है, यही सिंध हुकूमत का टारगेट भी है, और यही कामयाबी की तरफ एक रास्ता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पेशेंट्स की अपना मैसेज है कि उससे HIV भी है और हेपेटाइटिस भी है, तो दोनों का इलाज कैसे मुमकिन है कंबाइन? आगा साहब, ये एक बहुत कॉमन सिचुएशन है, हेपेटाइटिस C, B और HIV, क्योंकि इन तीनों वायरसेस का दाखिला का जो रास्ता है वो खून की मुंतकिली है। राइट। खून की मुंतकिली की वजह से ये तीनों वायरस होते हैं। सेक्सुअल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। जी, वो वहाँ से भी खून की मुंतकिली होगी तब ये होगा, सही। क्योंकि ये खून की मुंतकिली से वायरस होता है। सही। तो ये तीनों वायरसेस अक्सर ये साथ भी देखे जाते हैं, और इन तीनों का अगर है भी तो उनका मुकम्मल इलाज मौजूद है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन तीनों बीमारियों का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन तीनों बीमारियों का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। HIV का इलाज भी, HIV सेंटर्स बने हुए हैं हर जगह, हमारे पास सखर में भी सेंटर है, वहाँ पर भी इसका इलाज फ्री मिल रहा है। और हेपेटाइटिस के सेंटर्स तो अब हर जगह पर हैं। सही, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस में तो काफ़ी बात हो गई, अब एक कॉमन जो है अपना एक सिचुएशन है कि हर सेकंड बंदा अगर कोई अल्ट्रासाउंड करवाता है तो जब लिवर का नाम आता है तो उसमें फैटी लिवर मतलब डेफिनेटली हर सेकंड, चाहे वो पतला हो, दुबला हो, मोटा हो, तो ज़रूर उसमें जो है फैटी लिवर की कोई ना कोई मतलब ज़रूर आती है।
लोग तवज्जो बहुत कम देते हैं इस बात पे कि फैटी लिवर इसको तो सही हो जाएगा, खाने से सही हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। लेकिन जो मुशाहिदे से देखा गया है, आप एज अ प्रोफेसर हैं, कि जो इस टाइम लिवर कैंसर की जो इस टाइम वजह है, वो अगर 10-12 साल अगर इसका इलाज ना हो तो वो फैटी लिवर भी मतलब है इसका। एक तो ये बताएं, और इसके टेस्ट कौन से होने चाहिए? WHO की तरफ से कोई रिकमेंड दवाई आई है इस वक्त जो है ये? प्लीज अच्छा आगा साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया ये, क्योंकि फैटी लिवर जो है इस वक्त जिगर के सिकुड़ने का नंबर 1 कॉज है पूरी दुनिया इस में। टाइम जो है जी, हेपेटाइटिस बी सी को भी इसने क्रॉस कर दिया है। और जहाँ तक आपने जिगर के कैंसर की बात की, तो बिल्कुल हेपेटाइटिस, ये फैटी लिवर जो है जिगर का कैंसर करवाता है। और ये देखा गया है कि सिर्फ जिगर का कैंसर नहीं, बाकी कैंसर जो हैं वो भी फैटी लिवर की वजह से बनते हैं। सिर्फ कैंसर जिगर का नहीं, बाकी ओज़ा के भी कैंसर जो हैं वो बहुत बेतहाशा देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि जिनको फैटी लिवर डिजीज़ है उनको दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको फालिज का भी ख़तरा होता है, उनके गुर्दे फैल होने का भी ख़तरा है। तो फैटी लिवर डिजीज़ सिर्फ जिगर की बीमारी नहीं है, ये तो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ये एक बड़ी मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ है तो वो हर जिस्म के उज़्वे पे असर करती है। और जहाँ तक आपने कहा इसके टेस्ट क्या हैं, उसका इलाज क्या है, तो आम तो टेस्ट यही होता है कि लोग जाके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, किसी भी वजह से करवाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपका जिगर फैटी हो गया है। फिर उसके अलग से टेस्ट होते हैं, उसका LFTs का टेस्ट होता है, उसके इलास्टोग्राफी या जिसे हम फाइब्रोस्कैन बोलते हैं वो टेस्ट होता है। और जिन लोगों का फाइब्रोस्कैन स्कोर जो है स्टेज 2 या स्टेज 3 के अंदर आता है, तो उसमें WHO की रिकमेंडेड एक दवाई है, रेज़मिट्रॉन नाम है उसका। अच्छा। वो दवाई होती है जिसमें हम देते हैं दवाई, और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन फैटी लिवर का असल इलाज जो है वो ये है कि अपने खाने पे कंट्रोल किया जाए, वज़न पे कंट्रोल किया जाए। और ये रिसर्च हमने भी की है यहाँ पर गुलाम मोहम्मद मर मेडिकल कॉलेज में, और बाकी दुनिया ने भी की है कि अगर एक शख्स अपना 10% वज़न कम कर जाता है किसी भी सूरत में, खाने की सूरत में या वर्जिश के वजह से, तो उसके फैटी लिवर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर फैटी लिवर है भी तो वो खुद ही ख़त्म हो जाता है अगर 10% हम वेट लॉस करने में कामयाब हो जाते हैं। आजकल शुगर के मरीज़ों में भी ये देखा गया है कि फ़ैटी लिवर बेतहाशा है, उसकी नई दवाइयाँ आ गई हैं जो फ़ैटी लिवर के लिए अप्रूव्ड हैं WHO की वजह की प्लेटफॉर्म से, FDA के प्लेटफॉर्म से, और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और जिन लोगों को शुगर नहीं भी है उनमें भी ये दवाइयाँ आ गई हैं जिनके ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन फ़ैटी लिवर का असल इलाज ये है कि वज़न कम किया जाए। अच्छा, आपने वेट का तो कहा, वेट अपना कद के हिसाब से अपना वेट उतना वो करें। अच्छा, खाने में जो है डॉक्टर साहब जो है, मतलब जो इस चीज़ का ज़्यादा आंसर है जो फैटी लिवर का बन रहा है, उसके लिए थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। अच्छा, खाने का जो हमारी कौम की आदतें हैं ना आगा साहब, वो बहुत बहुत मुख्तलिफ हैं पूरी दुनिया से। बाकी दुनिया जो है अगर उनको हम देखें अपने लोगों के साथ कंपेयर करें, तो हम रोटी ज़्यादा खाते हैं, हम गंदम ज़्यादा खाते हैं, हम मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, हम घी बहुत ज़्यादा डालते हैं, चिकनाई बहुत ज़्यादा करते हैं। बाकी दुनिया प्रोटीन खाती है। और ये देखा गया है कि जो लोग प्रोटीन खाते हैं उनमें शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी और फैटी लिवर की बीमारी बहुत कम होती है। हमारे पास या तो ये गुर्बत की वजह से है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो मिलता है गोश्त से या फिर अंडों से, जो बहुत महंगे हैं आजकल के दौर में। और रोटी गंदम जो है, हम जो है वो एक आलू के साथ 4 रोटियां खा जाते हैं, और उसका फिर रिज़ल्ट ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट से हमारा जिस्म भर जाता है, जो आगे चल के फ़ैट में कन्वर्ट हो जाता है और फैटी लिवर बनता है, मोटापा बनता है। आपने हमारे पॉपुलेशन देखी है, टांगें बहुत पतली होती हैं, बाजू बहुत पतले होते हैं, पेट जो है वो बहुत बड़ा होता है। और इसकी वजह यही है कि ये हम खाने में जो है हमारी आदतें जो हैं ऐसी हैं। बाकी दुनिया जो है वो गोश्त खाती है, अंडे खाती है। अनफॉर्चुनेटली हम गरीब लोग हैं, हम वो तो नहीं खा सकते, लेकिन दालें हम खा सकते हैं। दालों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। आलू पे ज़्यादा जोर है। आलू हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कोशिश ये की जाए अगर ये चीज़ें खानी है तो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है एक डाइट के अंदर हमारे पास कम से कम 30% 30 से 35% प्रोटीन्स होने चाहिए, और ऐसे ही 20 से 25% जो है फैट्स होने चाहिए, और बाकी 50% कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी लोग जो हैं 80% तक सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन होते नहीं हैं, तो फिर उससे ये सारे मसले होते हैं। सही, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर आपने भरपूर जो है स्पेशली जो है फैटी लिवर के हवाले से जो है आपने, और एक प्रोग्राम तो ज़रूर बनता है फैटी लिवर पे पूरा जो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, एक आखिरी मैसेज आपका कि अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मजहबी तरीके से डिप्रेशन से बचे,
किस तरह अपनी लाइफ अच्छी गुजारे कि इन बीमारियों से भी बचा जाए और अच्छी ज़िंदगी गुजर जाए? आगा साहब देखिए, हमारे लिए हमारे नबी की जो सुन्नत है और उनकी ज़िंदगी है एक मशाल राह है हमारे लिए, और वो हमें यही सबक देती है कि एतदाल हो, सही। हर चीज़ के अंदर एतदाल हो, एक बैलेंस होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। और जिस ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है वहाँ इंतशार है। जिस ज़िंदगी में बैलेंस है वो पुरसुकून ज़िंदगी है, सेहतमंद ज़िंदगी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो बैलेंस कैसे लाया जाए। वो बैलेंस जो है अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करने के बाद ही आता है। राइट। अगर हम अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल कर दें, खाने के अंदर भी अपनी ख्वाहिशों को दबाएं और कंट्रोल के साथ खाएं, उसके बाद वर्जिश करें, आराम प्रॉपर लें, सिर्फ पैसा कमाने के पीछे ना भागें, फैमिली को टाइम दें और अपने आप को टाइम दें, अपने आप के साथ सुकून में बैठें, ख़ुद से बातें करें, तो वही जो बैलेंस है। अल्लाह को याद करें, नमाज़ पढ़ें, खुदा को याद करें, तो ये जो बैलेंस है ज़िंदगी का, यही असल कामयाबी है। और इसी से सेहत भी मिलती है, इसी से सुकून मिलता है। जहाँ पर ये बैलेंस ख़त्म हो गया वहाँ पर इंतशार शुरू है, वहाँ पर डिप्रेशन शुरू है, वहाँ पर एंग्जाइटी है, वहाँ पर बीमारी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब कि आपने जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे हमें टाइम दिया और भरपूर मालूमात आपने फराहम की हमारे लिसनर्स को जो है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लिसनर्स, आप ये प्रोग्राम सुन रहे थे जेनेक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के खुसूसी ताउन से। प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर सैयद इफ्तिखार अली शाह साहब, जिन्होंने हेपेटाइटिस के हवाले से अहम मालूमात फराहम की। लिसनर्स, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें मैसेज के ज़रिए फीडबैक भी दे सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर SKR लिख कर स्पेस देकर अपना मैसेज टाइप करके हमें 8881 पर सेंड करें। आपका मैसेज हमारे लिए इंतहाई अहम है। अब इसी दुआ के साथ अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को खुश रखे और हर बीमारी से बचाए। अपने होस्ट आगा जब्बार खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।